आज़ादी का असली नायक कौन? महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। कुछ और ऐसे ही नाम जिन्हें हम और आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। दरअसल आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति से बरसों पहले, जिसकी मशाल जंगलों में जल चुकी थी। ये थी हमारी भारतीय जनजातियाँ, जिन्होंने अंग्रेज़ों के नापाक इरादों को सबसे पहले भांपा और उन पर हमला बोल दिया। हालांकि पढ़ाकू लोगों ने इन्हें विद्रोही कहा, लेकिन ये था इनका अपना स्वतंत्रता संग्राम। देश भर में अंग्रेज जहाँ भी गए, वहाँ उन्हें हमारे वनवासियों का सामना करना पड़ा। ये वो नायक थे जिनमें से ज़्यादातर आज भी गुमनाम हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि राघव और आज खबरों की एबीसी में बात कुछ ऐसे ही गुमनाम नायकों की। भारत की आज़ादी सिर्फ एक आंदोलन नहीं थी, ये उन अनगिनत वीरों के आत्म बलिदान से सुलगती एक ज्वाला थी जिसने गुलामी की जंजीरों को पिघला दिया। और इसी श्रृंखला में अविस्मरणीय योगदान रहा भारत की जनजातियों का। वनवासियों को आजादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं और दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था। ऐसे ही महान क्रांतिकारी हुए हैं बिरसा मुंडा, भारत के एक गुमनाम नायक, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। आज देश जनजातीय अस्मिता के प्रतीक बिरसा मुंडा के साल 2024-25 को उनके जन्म के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रहा है। दरअसल ये भारत के इतिहास में हुई भूल सुधार की एक कोशिश है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा तिलका मांझी, सीधू कान्हू, बुधू भगत, नीलांबर पीतांबर, तेलंगा खड़िया और बिरसा मुंडा के संघर्ष ने आजादी का रास्ता खोला था। लेकिन इतिहास ने आदिवासी नायकों के साथ नाइंसाफी की। इन आंदोलन के अधिकतर नायक गुमनाम ही रह गए। और अब जब से देश ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है, तो धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासी गुमनाम नायकों के योगदान की गाथा भी सामने आ रही है। ब्रिटिश शासन काल में पहला जनजातीय विद्रोह पूर्वी भारत में 1770 से 1820 के दशक में सन्यासी विद्रोह के रूप में देखने को मिला। जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और कठोरता के कारण खासकर बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद 1770 के अकाल ने किसानों और जमींदारों के लिए संकट को और बढ़ा दिया था। हिंदू, नागा और गिरी सन्यासियों, जो पहले स्थानीय सेनाओं का हिस्सा थे, ने उस समय विद्रोह कर दिया जब तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्थलों पर जाने से रोक दिया गया। सन्यासियों ने ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और जबरन चंदा वसूला। इसके परिणाम स्वरूप 5 दशकों तक एक लंबा संघर्ष चला। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को अमर कर दिया, जिसमें प्रसिद्ध देशभक्ति भजन वंदे मातरम भी शामिल रहा, जो कि 1770 के दशक के अकाल और ब्रिटिश शासन के विरोध में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1768 से 1837 के बीच चुआर और हो राइजिंग के रूप में
अंग्रेजों के खिलाफ बगावती सुर बुलंद हुआ। अकाल जैसी आर्थिक कठिनाइयों और बढ़ी हुई राजस्व मांगों के कारण मिदनापुर बंगाल में चुआर जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। ओडिशा के पाइका गजपति राजाओं की सेवा करने वाले किसान मिलिशिया ने बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइका विद्रोह किया। हालांकि विरोध के इस स्वर को दबा दिया गया। इसी तरह छोटा नागपुर और मुंडा जनजातियों ने 1820 और 1830 के दशक में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। दरअसल इन विद्रोहों ने भूस्वामियों और राजस्व अधिकारियों द्वारा शोषण के विरुद्ध जनजातीय प्रतिरोध को उजागर किया। 1831 में कोल विद्रोह ने जोर पकड़ा। छोटा नागपुर में जब कोल समुदाय की जमीन मुसलमानों जैसे बाहरी लोगों को हस्तांतरित कर दी गई तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। नतीजतन कोल विद्रोहियों ने हजारों बाहरी लोगों को खदेड़कर रांची, सिंहभूम और हजारीबाग पर हमला कर दिया। ब्रिटिश दमन के बाद व्यापक सैन्य अभियान चलाए गए। वहीं दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान ओडिशा में चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंडों ने गुरिल्ला रणनीति के तहत अपने रीति रिवाजों, विशेषकर मानव बलि और ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह का प्रयोग किया। 1855 का संथाल हुल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोह में से एक था। 4 भाइयों सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू के साथ साथ बहनों फूलो और ज्ञानों के नेतृत्व में विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ। विद्रोह का लक्ष्य न केवल अंग्रेज थे बल्कि उच्च जातियां, जमींदार, दरोगा और साहूकार भी थे, जिन्हें सामूहिक रूप से दीकू कहा जाता था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 पारित किया गया, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करता है। केवल समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकार की स्वीकृति देता है। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। 1870 के दशक में एकेश्वरवाद का प्रचार करने वाले एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में खरवार विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों के आक्रोश को रेखांकित किया। 1890 के दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह मुखर हुआ, जिसके तहत छोटा नागपुर के मुंडाओं ने ठेकेदारों और साहूकारों द्वारा भूमि अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथ ही पारंपरिक भूमि अधिकारों को बहाल करना और ब्रिटिश अधिकारों को उखाड़ फेंकना इस विद्रोह का उद्देश्य था। 1914 में जात्रा ओरांव द्वारा शुरू किए गए ताना भगत आंदोलन ओरांव जनजाति के बीच पारंपरिक मान्यताओं, पशु बलि और जमींदारों के लिए श्रम को अस्वीकार, ब्रिटिश करों का विरोध किया और अपने सुधार के हिस्से के रूप में भूत शिकार अनुष्ठानों में भाग लिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में जनजातीय आंदोलन शोषणकारी ब्रिटिश नीतियों के चलते सिलसिलेवार तरीके से उभरे। पूर्वी भारत में संथाल, कोल और मुंडा सरीखे विद्रोह ने स्वर पकड़ा, तो वहीं पश्चिमी और दक्षिण भारत में जनजातीय संघर्ष की कहानी और नायकों का योगदान अमिट है। औपनिवेशिक भारत में जनजातीय विद्रोह न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी, बल्कि स्वदेशी पहचान और स्वायत्तता की सचेत अभिव्यक्ति भी थी। ये जनजातीय क्रांति आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और जल, जंगल, जमीन के अधिकार की रक्षा के लिए किया गया। पश्चिम भारत में चले भील विद्रोह ने सेवाराम जैसे नेताओं के नेतृत्व भूमि अनुदान और स्थानीय पुलिस बलों में शामिल करने की अपनी मांगों को मनवाया। 1829 और 1848 के बीच गुजरात में कोली विद्रोह का आरंभ हुआ। वजह थी अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त किए गए कोली लोगों के किले और उन्हें बेरोजगार करना, जिसके चलते बार बार विद्रोह ने जोर पकड़ा। वहीं दूसरी ओर 1819 में कच्छ विद्रोह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। दरअसल कच्छ रियासत में सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द केंद्रित इस विद्रोह का उद्देश्य राव भारमल जैसे
पारंपरिक शासकों को बहाल करना था। भले ही सैन्य अभियानों के बाद इसे दबा दिया गया, तो भी ब्रिटिश नीतियों को नरम करना पड़ा। चित्तूर सिंह और उमाजी नायक जैसे लोगों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक आदिवासी समूह ने बेरोजगारी और भारी राजस्व निर्धारण के कारण 1822 से 1829 में रामोसी विद्रोह को जन्म दिया। 1844 में कोल्हापुर के गढ़कारियों ने अंग्रेजों द्वारा किला संपत्ति नष्ट किए जाने के बाद विद्रोह कर दिया। अगर नजर डालें दक्षिण भारत में शुरू हुए जनजातीय संघर्ष पर, तो 1794 में विजयनगर के राजा का विद्रोह है, जिसकी ब्रिटिशों द्वारा बड़े उपहारों की मांग और स्थानीय सैनिकों को भंग करने से हुई। 1808 से 1809 के बीच श्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने सहायक संधि लागू करने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध किया, जिसे वेलुथम्पी का विद्रोह भी माना गया। 1824 से 1829 में कित्तूर विद्रोह मुखर हुआ। गौरतलब है कि कित्तूर के सरदार की विधवा चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने उनके दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। 1879 में आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो ताड़ी निकालने और अन्य पारंपरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते थे। इस विद्रोह को रम्मा विद्रोह के नाम से जाना गया। इसी श्रेणी में संथाल परगना, बकाष्ठ भूमि विद्रोह, फराजी आंदोलन सरीखे कई विद्रोह हुए, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और भारत के आजादी के आंदोलन में अपनी आहुति दी। ये दीगर बात है कि भारतीय इतिहास ने इन्हें गुमनाम नायकों की उपाधि से नवाज दिया। इन्हीं गुमनाम नायकों को कभी अपराधी तो कभी आदतन अपराधी यानी हैबिचुअल ऑफेंडर्स माना गया, वो भी सुनियोजित तरीके से। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से उन एक्ट्स के बारे में जिन्हें लेकर इन्हें खूब यातनाएं दी गईं। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पारित सबसे कठोर कानून, जिसने बहुत सारी ऐसी लड़ाकू जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी आपराधिक जनजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। इस कानून के दायरे में लगभग 500 जनजातियों को लाया गया। इस अधिनियम के बनने के पीछे की जड़ 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई है, जिसमें धन सिंह गुर्जर जैसे कई आदिवासी सरदारों को देशद्रोही करार दिया गया था। इस गोरे कानून का सबसे बड़ा दंश बच्चों ने झेला। 1897 में इस कानून में एक संशोधन जोड़ा गया। इसके तहत प्रांतीय सरकारों को ये शक्ति मिली कि वो आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दें। इन बच्चों के लिए अलग सेटलमेंट बनाए गए। वहां इन बच्चों के रिफॉर्म के लिए शिक्षा दी जाने लगी। 19वीं सदी के अंत तक इनसे जुड़े कानूनों का विस्तार हुआ और इसी के साथ इसमें ज्यादातर शूद्र और अछूत, सन्यासी और पहाड़ी जनजातियां भी शामिल हुई। 1931 तक औपनिवेशिक सरकार ने अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 237 आपराधिक जातियों और जनजातियों को इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध कर दिया। जनवरी 1947 में बंबई सरकार ने आपराधिक जनजातियों के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की, जिसमें बीजी खेर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और गुलजारीलाल नंदा शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप साल 1949 में इस कानून को सबसे पहले मद्रास प्रांत में निरस्त किया गया, जिसके लिए पी राममूर्ति और पी जीवनानंदम जैसे कम्युनिस्ट नेताओं और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता यू मुथुरामलिंगम थेवर जैसे नेताओं ने एक लंबा अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 23 लाख आदिवासियों को अपराध मुक्त किया गया। इसी के साथ 31 अगस्त 1952 को इस अधिनियम की जगह आदतन अपराधी अधिनियम 1952 ने ले ली और करीब 200 जनजातियों को विमुक्त घोषित कर दिया गया। विमुक्त यानी एक्स क्रिमिनल्स। पिक्चर का हैप्पी एंड यही नहीं हुआ। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट विलेन ने बैकडोर से दोबारा एंट्री मारी। सरकार ने उसी साल एक नया कानून पास किया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट यानी आदतन अपराधी कानून। इस कानून के तहत आदतन अपराधी वो व्यक्ति है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रभावों का शिकार रहा हो। इन प्रभावों के कारण ऐसे व्यक्ति को अपराध की आदत लग गई हो और वो समाज के लिए खतरा हो गया हो। हाल के वर्षों में इस दिन को विमुक्ति दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, जो याद दिलाता है कि आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से अपराधी घोषित 6 करोड़ लोगों के संघर्ष की दास्तान। हालांकि
इतिहास में हुई इस भूल को सुधारने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास हुए। 2008 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग ने सिफारिश की थी कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लगभग 11 करोड़ लोगों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान आरक्षण का लाभ मिले। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की कि इन समुदायों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधान भी लागू होने चाहिए। जहां दुनिया के ज़्यादातर समुदाय समय के साथ कदम ताल कर अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं, तो वहीं हमारे वनवासी अपने पारंपरिक रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। आधुनिक सभ्य समाज ने इन्हें आदिवासी, संपर्क विहीन, असभ्य लोगों के नाम से पुकारा, तो भारत में इन्हें आदिवासी गिरिजन की पहचान मिली। आज भी जनजातीय समाज से जुड़ी समस्याएं, चाहे वो सामाजिक हो या तकनीकी हो, बहुत हैं, लेकिन इनके निदान के साथ ही हम इन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में लगभग 700 अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गई, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। कई जनजातियां कई राज्यों में पाई जाती हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां यानी 62। साल 2011 में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों की संख्या 10.4 करोड़ है और वो देश की कुल आबादी का 8.61% है। इनमें से प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन जीने का तरीका है। देश में ऐसी कई जनजातियां मुख्य भूमि से दूर रहती हैं और इन्हीं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा प्रयास किए गए हैं। उन्हें भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है उनको। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। अगर बात करें इनके लिए के शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रावधानों की, तो अनुच्छेद 15(4) के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह के लिए उपबंध का प्रावधान, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति लिए विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इन जनजातियों के लिए कुछ राजनीतिक प्रावधान भी हैं। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान देता है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण की गारंटी देता है। प्रशासनिक प्रावधानों के मद्देनजर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है। जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले एक दशक में उन्हें नए आत्मविश्वास के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनजातीय विकास अब सीमित विभागीय कार्य नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय विकास एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वर्ष 2014 में जहां जनजातीय मामलों का बजट महज 4,498 करोड़ रुपए था, वहीं ये 2024-2025 में बढ़कर 13,000 करोड़ हो चुका है। अनुसूचित जनजातीय विकास कार्य योजना के तहत 42 मंत्रालयों की भागीदारी ने जनजातीय क्षेत्रों में खर्च को 1.25 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंचा दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार इसकी बड़ी मिसाल है। हाल ही में जनजातियों के विकास से जुड़ी सफल सरकारी पहलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ट्राइफेड जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल रूपांतरण, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास, प्रधानमंत्री वन धन योजना आदि को बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनजातीय इतिहास को जीवित रखने के महत्व को समझते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना घोषित किया है। इस वर्ष देश
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है और इसी के साथ आदिवासियों को वन उद्यमी के रूप में देखना एकलव्य मॉडल स्कूल पहल की तर्ज पर शैक्षिक और डिजिटल समानता, संयुक्त वन प्रबंधन एवं पंचायती राज संस्थानों में जनजातीय महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका सौंपकर जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के अपने विजन के तहत सरकार वनों से औषधीय पौधों की पहचान और उनके संग्रहण के लिए आदिवासी समूह की मदद कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाली पहलों को धार दे सकती है। असल में जनजातीय गौरव के सही मायने तभी हासिल होंगे। हमारे वनवासी ना तो किसी से पिछड़े हैं, ना ही किसी से कम हैं। इनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इस विरासत को हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, वहाँ तक जोड़ना है जहाँ से विकसित भारत की यात्रा शुरू होती है। खबरों की ABC में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सनसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।